हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एडुटेरिया का जो 50 डे प्लान है, 50 डेज प्लान है, उसका हम लोगों ने पहला भाग किया था। आज हम लोग दूसरा भाग करेंगे, दूसरा दिन का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है। और इसमें जो टॉपिक है वो नवीन राज्यों का उदय है, ठीक है, और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। ये दो टॉपिक है जिसमें हम लोग इंटर करने वाले हैं। तो ये दूसरा दिन का प्लान है। इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न मिलेंगे MCQ टाइप, और ये बिल्कुल उस तरीके से बनाया गया है कि बीपीएससी में जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बीपीएससी के साथ साथ जो है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, जैसे कि दरोगा हो गया, बिहार SI या UP SI जो भी है, तो इन सब में भी आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। 50 डे का प्लान है जिसमें से करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक टॉपिक भी आएगा, तो दोनों को हम लोग मिला करके करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैटिक टॉपिक का सेकेंड डे का प्लान है। इसके बाद हम लोग इसमें करंट अफेयर्स का भी वीडियो जो है अलग से बना करके डाल दिया जाएगा दूसरे दिन का, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो हम डालें तो वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सपोर्ट करिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि मोदी स्क्रिप्ट का प्रयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया गया है। तो कह रहा है कौन सा जो दस्तावेज है जिसमें मोदी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा है वोडियार, तीसरा है जमूरी और चौथा है होयसर, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, मराठा। तो मराठा जो है दस्तावेज उसमें किया गया है। तो मराठों के दस्तावेजों में मोदी लिपि यानी कि मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, तो राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड में रखने के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे साथ भी आप प्रश्न को बनाते जाइए और लास्ट में टिक करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रश्न एक साथ है और उसके बाद जो है उसका आंसर है, ठीक ना। तो अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन में सहायता प्रदान कर रहे थे। तो कह रहा है कि किस मतलब कौन सा शासक था जिसमें अष्टप्रधान जो है वो उनकी हेल्प कर रहे थे, बाबर, कृष्णदेव राय, औरंगजेब और शिवाजी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के जो दरबार थे उसमें अष्टप्रधान थे, ठीक है। मतलब 8 ऐसे वरिष्ठ और विशिष्ट नागरिक थे जो उनकी प्रशासन में सेवा दे रहे थे। तो अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में शिवाजी द्वारा गठित मंत्रियों की क्या थी, परिषद थी। और कुछ महत्वपूर्ण पद थे जैसे कि पेशवा, अमात्य या मजूमदार, सचिव जिसको सूरनवीस भी कहा जाता था, सुमंत या दबीर कहा जाता था। ये सब पद होते थे जिसमें 8 पद थे जो महत्वपूर्ण पद थे, ठीक है। तो अष्टप्रधान किसका है, तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों में देखभाल करता था वह था। तो विदेशी मामलों की देखभाल करने वाला कौन था, तो पेशवा, सचिव, पंडितराव और सुमंत, ठीक है। तो विदेशी मामलों को करने वाला था सुमंत या सचिव जिसको बोलते थे। तो पेशवा ये मंत्रियों का प्रधान होता था, ठीक है। और प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज़्यादा महत्व था वो था किसका, पेशवा का ही। इसकी तुलना जो है प्रधानमंत्री से की जा सकती है। तो अब के जो प्रधानमंत्री हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं जो राजतंत्र होते हैं उसमें वो पेशवाओं के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अमात्य वित्त मंत्री होता था, वह राज्य संबंधी मुद्दों का प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। मंत्री क्या था, राजा के दैनिक कार्यों का वह ब्यौरा रखता था। इसको क्या कहा जाता था, वकियानवीस भी कहा जाता था, ठीक है, वकियानवीस भी कहते थे। सचिव राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी काम करता था। सुमंत जो है वह विदेश मंत्री होते थे, ठीक है, जिस पर यह प्रश्न बना हुआ है। सेनापति जो है वह सैनिक प्रधान होते थे। पंडितराव जो है दान का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश जो है वह कानूनी मामलों का निर्णायक होता था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। पहला कारण तो इसमें दिया हुआ है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। जालंधर के निराश गवर्नर अदीना बेग
खान ने उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया वह चारमल, ठीक है, जैसे गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पुरसर आते हैं, के राजस्व का भुगतान न करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहते थे। वह दिल्ली की सीमा तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए है। वो मराठों और लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था कि अहमद शाह अब्दाली की मराठों से बदला लेने की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। मराठों का नेतृत्व कौन किया था? तो सदाशिव भाऊ ने किया था, और मराठों की इसमें बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी। निम्नलिखित को उनके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, उसमें कह रहा था। कह रहा है कि इसमें कौन से शासक पहले आए हैं। ऑप्शन में दिया हो गया है कि बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो इसमें जो सबसे पहले किया है वो है, ठीक है, 3, 1, 2, 4, सी ऑप्शन है इसका। यदि देखें हम लोग तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल क्या है? 1713 से 1720 तक था, ठीक है। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, जिसका कार्यकाल क्या था? 1720 से 1740 था, ठीक है। बालाजी बाजीराव का शासनकाल क्या था? तो 1740 से 61 था, और माधवराव का शासनकाल क्या था? 61 से 72 था। बाजीराव प्रथम सबसे सफल पेशवाओं में से एक था, और उन्होंने भोपाल के पास हुए निजामुल मुल्क को हराने के बाद दोहरा सराय संधि, ठीक है, दोराहा सराय की संधि की थी, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि दोराहा सराय की संधि किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाजीराव प्रथम, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। कहाँ पे? तो भोपाल में हुआ था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर चुनना है। पहला कार्य, चाकन के किले पर विजय। चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों के साथ संघर्ष की शुरुआत और सूरत पर हमला और लूट। तो कौन से पहले हुआ था? तो देखिए 1, 3, 2, 4। अफजल खान का प्रकरण हुआ था 1659 में, मुगल से संघर्ष की शुरुआत हुई थी 1657 में, चाकन के किले पर विजय हुई थी 1648 में, और सूरत पर आक्रमण और लूट हुआ था 1664 में, ठीक है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसमें कह रहा है 1627 में शिवनेरी किले में जन्मे। शिवाजी के बारे में कह रहा है 1627 में वो शिवनेरी किले में जन्मे थे। शिवाजी को 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली थी। अफजल खान को आदिल शाह, यानी कि जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, ने जो है शिवाजी को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था, और अफजल खान को 1669 में शिवाजी ने मार लिया था, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो इसमें जो सही कथन है वो उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 इसमें क्या है? सही है। चौथा जो है वो गलत कथन है, ठीक है। 4 गलत है। अफजल खान को 1659 में जो है शिवाजी ने मार डाला था, ठीक है। शिवाजी के पिता, माता और धार्मिक गुरु क्रमशः कहते हैं शाहजी भोसले, जीजाबाई और रामदास हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 69 में शिवाजी ने मार डाला था, ये नहीं, 1659 में ही जो है शिवाजी ने इनको मार डाला था। 8वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहे शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। दूसरा कह रहा है कि जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफलता प्राप्त की। उसके परिणाम स्वरूप 1675 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो गलत कथन इसमें से चुनना है हमको। तो कौन से गलत कथन है? केवल 3 जो है वह गलत कथन है। 1675 में कह रहा पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि ये गलत है। और 1665 में जो है पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को कुछ किले सौंप दिए थे और आगरा के मुगल दरबार का दौरा किया था। 1674 में शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो हैंदव धर्मोद्धारक, ठीक है। तो शिवाजी ने जो है उन्होंने हिंदव धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधि जो है धारण की थी।
शिवाजी ने अपने क्षेत्र को अपने शासन में विभाजित कर दिया। सबसे पहले उसने स्वराज बनाया, उसके नीचे जो है राज्य, फिर प्रांत और फिर परगना या तरफ और फिर क्या होता था, ग्राम होता था। तो इस तरीके से अपने शासन को वह विभाजित कर दिया था। ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर यानी कि अहमदनगर के सुधारों पर आधारित है। दूसरा कथन कह रहा है इसमें कि भूमि राजस्व का आकलन माप पर आधारित था। मलिक अंबर की कोठी को माप की इकाई के रूप में अपनाया गया था। तीसरा कह रहा है कि भूमि राजस्व सकल उपज का 1/3 शुरू में तय किया गया था, लेकिन बाद में सुधारों के बाद इसे सकल उत्पाद का 2/5 हिस्सा तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में ये सब हो रहा था, तो सही कौन सा है? देखिए सही है, इसमें तीनों के तीनों क्या है, सही हैं। ठीक है। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार कहाँ से, तो मलिक अंबर यानी कि अहमदनगर के सुधार पर आधारित था। भूमि राजस्व का आकलन का जो है वह माप पर आधारित था, यानी कि जितनी भूमि उसी के आधार पर राजस्व देना होता था। और मलिक अंबर की कोठी को जो है माप की इकाई के रूप में मापा गया था। ठीक है, रखा गया था। भूमि राजस्व सकल उपज का 1/3 हिस्सा जो है वह शुरू में तय कर दिया गया था, लेकिन बाद में सुधार करके उसको जो है 2/5 हिस्सा तक बढ़ा दिया गया था। ठीक। मराठों के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथ, ठीक है, ये एक कर व्यवस्था होता था। तो भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा था जो मराठों को अब तक दिया जाता था, क्योंकि वह मराठा छापों के अधीन नहीं था। ठीक है। दूसरा कह रहा है सरदेश मुखी, महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 1/10 हिस्सा का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन क्या जो है गलत है। तो चौथ और सरदेशमुखी जो है वह मराठों का कर था एक, जो विधिक कर होता है उसके अलावा लिया जाता था। ठीक है। तो दोनों ही कथन क्या है इसमें सही है। इसमें हमको चुनना था गलत कथन, कोई भी कथन गलत नहीं है। तो चौथ था, नाम से ही है चौथ, यानी कि 1/4 हिस्सा लिया जाता था उसको रक्षा के नाम पे। ठीक है, जो मराठों को अब तक दिया जाता, क्योंकि वह मराठा छापों के अधीन नहीं आता था। ठीक है, ताकि मराठा क्या करे, छापा नहीं मारे। सरदेशमुखी जो है उनको सुरक्षा व्यवस्था पर दिया जाता था, 1/10 हिस्सा अतिरिक्त कर था, जिनको जो मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम जो है वह पेशवा थे। ठीक है, प्रथम पेशवा थे, और बालाजी विश्वनाथ की उपाधि सेनाकर्ता यानी कि सेना का निर्माता है। शिवाजी के बाद मराठा राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें। ठीक है, शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू। तो इसमें कह रहा है कि इनके कालानुक्रम क्या है। तो देखिए, संभाजी आए 1680 से 89 तक रहे। राजाराम जो है आए वो 1689 से 1700 तक। ताराबाई जो है 1700 से 1707 तक। शाहू जो है 7 से 49 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल जो है यही क्रम है, संभाजी, फिर राजाराम, फिर ताराबाई, फिर शाहू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम मैच क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए जो है और भी जो है बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है आपके लिए उपलब्ध कराए। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में फ़ायदा हो। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। कह रहा है कि होलकर, पवार, गायकवाड़ और भोसले, इसमें कह रहा है किस क्षेत्र का कौन जो है वो मराठा साम्राज्य का कॉन्फिडेंस था। ठीक है, कॉन्फिडेंस था। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो होलकर जो है वो कहाँ का था। ठीक है, देखिए सिंधिया जो है वो ग्वालियर का था, होलकर जो है वो इंदौर में था, पवार जो है वो धार में, पेशवा जो है वो पूना में, गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में, भोसले जो है वो नागपुर में था। ये इनका क्षेत्र था। भोसले परिवार जो है कहाँ पे राज करता था, तो नागपुर में। गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में, पेशवा जो है वो पूना में, पवार जो है वो धार में। ठीक है, पवार धार, होलकर इंदौर। ठीक है, देखते जाइए। सिंधिया जो है वो ग्वालियर में। ये परिवार अभी भी चल रही है। एंग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 82 के बीच हुआ था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कह रहा है कि 1803 से 6 के बीच में हुआ था।
तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध कह रहा है कि 1817 से 18 के बीच में हुआ था। तो इसमें कह रहा है कौन कौन से कथन जो है वो सुमेलित हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो तीनों ही कथन क्या है, सही सुमेलित हैं। ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ था। द्वितीय एंग्लो मराठा जो युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 6 के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था वो 1718 से मराठों को निर्णायक हार हुई थी। 18 से 1718 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो इसमें पेशवा पद के जो है लिए रघुनाथ राव के पक्ष में जो है अंग्रेज हेस्टिंग्स आया था और मराठों के साथ संघर्ष में आ गए थे। पराजित होने पर जो अंग्रेजों को बड़गांव, ठीक है, बड़गांव के अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो 1803-6 में हुआ था। इसमें जो है मराठा पेशवा ने जो है बेसिन की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। और तृतीय में मराठों की निर्णायक हार हुई थी और 1817-18 में हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी स्थापित की और वह जैकोबियन क्लब का संस्थापक सदस्य था। ये बहुत बार प्रश्न जो है वह पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के बीच गठबंधन के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। उसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, हैदर अली ने के संबंध में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि हैदर अली ने अपना कार्य मैसूर राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766-59 में विजयी हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन से कथन जो है वह सही हैं। तो इसमें यदि सही कथन को देखें तो इसमें जो है तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। हैदर अली ने अपना कार्य जो है वह मैसूर राज्य की सेवा में एक सैनिक के रूप में जो है वह शुरू किया था। और हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से क्या था, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार जो है वह स्थापित किया था। और हैदर अली प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1766-69 में उसमें विजयी हुआ था। ठीक है, हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया और 1769 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसमें अंग्रेज हार गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब, 80 से 84 के बीच में, 1780 से 1784 के बीच में। इसके संबंध में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो वारन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया जो हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ एक संयुक्त मोर्चे पर नेतृत्व किया और अरकाट पर कब्जा कर लिया। 1781 में हैदर अली ने पोर्टो नोवो में आयरकूट को हराया। हैदर अली की मृत्यु दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 1781 में हैदर अली ने पोर्टो नोवो में आयरकूट को हराया, ये कथन गलत है। ठीक है, 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवो में आयरकूट ने हराया था। ठीक है, तो हैदर अली ने नहीं हराया था बल्कि हैदर अली को हराया था। किसने? तो आयरकूट ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। 1781 में जो है हैदर अली ने पोर्टो नोवो में जो है आयरकूट को हराया, जबकि ऐसा नहीं था, उल्टा था। आयरकूट ने जो है वो हैदर अली को हराया था। ठीक है, पोर्टो नोवो में 1781 में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मराठा कहते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ठीक है, 1780-84 में, उसमें जो है वो हार गया था हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली जो पोर्टो नोवो में आयरकूट से हार गया था। तो ये कथन जो है गलत है और यही इसीलिए ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। वारन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया था जो हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने जो है निजाम और मराठा के साथ जो है एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया और अरकाट पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु जो है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में के दौरान हो गई थी। सूची 1 को सूची 2 से कह रहा है सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनना है। प्रथम कह रहा है कि मैंगलोर की संधि, द्वितीय कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि और तृतीय कह रहा है कि मद्रास की संधि। ठीक, तो इसमें जो है पहला जो कथन है सही विकल्प चुनना है इसमें से। ठीक है ना, कौन कौन से कह रहे हैं सही कथन है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कह रहा है कि मैंगलोर की संधि हुई थी, द्वितीय में कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और तृतीय में कह रहा है कि मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, तो 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए, 3 का बी। ठीक है, तो प्रथम जो है हुआ था वह मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, और 2 का
ए हो जाएगा, मैंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, और तृतीय जो एंग्लो मैसूर हुई थी उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, ये हो जाएगा CAB। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा CAB। ठीक, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि 1782 में हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। दूसरा कह रहा है टीपू सुल्तान ने 1784 तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जारी रखा। तीसरा कह रहा है कि 1790 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो कौन सा कथन कह रहा है गलत है? 1, 2, 2 और 3 और केवल 3। ठीक है, तो इसमें केवल 3 कथन जो है वह गलत है। टीपू सुल्तान ने 1784 तक जो है वह दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जारी रखा था। 1782 में जो है हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाल ली थी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मैंगलोर की संधि 1784 में हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि इसमें दिया गया है कि 1790 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये 1784 में किए गए थे। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध और उसके समय के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कह रहा है 66 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय कह रहा है कि 80-84 में हुआ था, और तृतीय कह रहा है 90-92, और चतुर्थ कह रहा है कि 1799 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? सभी 4 कथन जो है इसमें क्या है? सही सुमेलित हैं, सही हैं। ठीक है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 66 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय जो है वह 80-84 में हुआ था। तृतीय जो है वह कब हुआ था? तो 90-92 में, और चतुर्थ जो है वह 1799 में हुआ था। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण किया तथा युद्ध में टीपू सुल्तान की जो है वह मृत्यु हो जाती है, और इस तरीके से श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। वहीं पर दरवाजे पर ही उनकी जो है वह मौत हो जाती है लड़ते लड़ते। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह कह रहा है गलत है? टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। टीपू सुल्तान पर 2 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी लगाया गया था। मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। यह युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत और बाकी किस्तों में चुकाया जाना था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान पर जो है 2 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी लगाया गया था, ये कथन जो है वह गलत है। 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया था। ठीक है, ना कि सिर्फ 2 करोड़ का। टीपू को दोनों बेटों को बंधक भी बना लिया गया था कि जब तक हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक जो है उसके दोनों बेटों क्या रहेंगे? बंधक रहेंगे। ठीक है, और मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर निजाम, मराठा और अंग्रेजों ने जो क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। युद्ध की क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा जो है तुरंत और बाकी किस्तों में चुकाया जाना था। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें जो है वो कह रहा है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वह मारा गया था, ये कथन सही है। ठीक है, फुतुल मुजाहिद्दीन टीपू सुल्तान द्वारा लिखित एक सैन्य मैनुअल है। उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। तो 1 और 3 जो है वह क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा जो है वह गलत है। दूसरा कथन गलत है, 1 और 3 जो है वह सही है। फतहुल मुजाहिदीन एक सैन्य मैनुअल है जिसे टीपू सुल्तान के निर्देशन पर जैनुल आबेदीन सुस्तारी ने लिखा था। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा लिखा गया था। नहीं, निर्देशन टीपू सुल्तान का था, जबकि लिखा किसके द्वारा गया था? तो जैनुल आबेदीन सुस्तारी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ठीक है, टीपू ने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर जो है पुनर्गठित किया था, और एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान जो है वह मैसूरियन रॉकेट की शुरुआत की थी। ठीक है, इसीलिए उनको रॉकेट प्रौद्योगिकी का श्रेय जो है वह दिया जाता है टीपू सुल्तान को। मराठा के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो मराठा के पतन के लिए जो है कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पहला तो कह रहा है कि मराठा राज्य की दोषपूर्ण प्रकृति,
ढीला राजनीतिक ढांचा और तीसरा कहना है निम्न सैन्य प्रणाली। तो इसमें जो उत्तर होगा वह तीनों के तीनों उत्तर जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तीनों ही कारण है। मराठा राज्य के लोगों की एकजुटता जैविक नहीं थी बल्कि कृत्रिम और आकस्मिक थी। ठीक है, इसलिए अनिश्चित थी। कभी भी क्या होता था कि सारे मराठा एकजुट होते थे, कभी टूट जाते थे। इसी तरह मराठा खुद में खुद भी लड़ाई करते रहते थे। मराठा साम्राज्य छत्रपति और बाद में पेशवा के नेतृत्व में एक ढीला संघ बन गया था और व्यक्तिगत कौशल और वीरता से भरपूर होने के बावजूद मराठा सेना के संगठन और युद्ध के हथियारों, अनुशासित कार्रवाई और प्रभावी नेतृत्व में अंग्रेजों से कमतर थे। मराठा में बहादुर बहुत थे, योद्धा बहुत थे, पर ये क्या थे, सब छिटपुट थे। ठीक है ना, संगठन नहीं था इनका। किस कंपनी की मदद से हैदर अली ने डिंडीगुल, जो अब क्या है तमिलनाडु में स्थित है, हथियार फैक्ट्री स्थापित की थी? ठीक है, तो ये फ्रेंच कंपनी थी। ठीक है, फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित की थी, यानी कि फ्रेंच कंपनी की मदद से स्थापित किया गया था। तो हैदर अली ने डिंडीगुल में जो है एक हथियार कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली और अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीके भी पेश किए थे। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिलों के राजस्व के एक हिस्से के साथ सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो कौन से संधि थे ये थी सूरत की संधि। ठीक है, तो सूरत की संधि 1775 में हुआ था और इसके तहत जो क्या हुआ था कि रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिलों के राजस्व के एक हिस्से के साथ सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को क्या किया था, अंग्रेजों को दे दिया था। रिंग फेस नीति, सहायक संधि, व्यक्तिगत सिद्धांत, मास्टरली निष्क्रियता की नीति। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उसके कौन कौन थे उस समय के राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, तो रिंग फेंस नीति जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सहायक संधि जो है वो वेलेस्ली के द्वारा चलाया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो डलहौजी के द्वारा चलाया गया था और मास्टरली निष्क्रियता जो है वह जॉन लॉरेंस के द्वारा चलाया गया नीति था। ठीक है, तो रिंग फेंस नीति के संबंध में विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। ठीक, कह रहा है इसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। यह अफगान आक्रमणकारियों और मराठों से सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति थी। रिंग फेंस प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी के खर्च पर। वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस प्रणाली पर विस्तार थी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जो है वह गलत कथन है। इसमें जो कह रहा है कि रिंग फेंस प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी के खर्च पर। यह गलत था, ये खर्च कंपनी का नहीं था, ये उसका स्वयं का खर्च था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। ठीक है, ये रिंग फेंस प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था। यह अफगान आक्रमणकारियों और मराठों से सुरक्षा के लिए अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा की नीति थी। रिंग फेंस सिस्टम के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कंपनी की कीमत पर नहीं। ये खर्च उस राज्य को स्वयं उठाना पड़ता था। तो वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति जो है वह रिंग फेंस संधि का ही विस्तार था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले निम्नलिखित भारतीय शासकों को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकार किया था? तो सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार किया था वो 1, 2, 3, 4, 5 इसी ऑर्डर में है। ठीक है, पहले भारतीय शासक था हैदराबाद के निजाम। ठीक है, 1798 में किया था। इसके बाद मैसूर के शासक 1799 में किया था। तंजौर जो है वह 1799 मैसूर के बाद किया था, लेकिन ठीक है 1799 में 2 हुआ था, एक तो मैसूर और एक तंजौर, लेकिन मैसूर पहले था और तंजौर उसके बाद था। अवध जो है वह नवंबर में करता है 1801 में। पेशवा जो है वह दिसंबर 1801 में करता है और बरार जो है वह दिसंबर 1803 में करता है। तो नवंबर दिसंबर में 2 संधि होती हैं। ठीक है, 1801 में 1830 में। 1801 में 2 संधि होती है अवध और पेशवा का। ठीक है, एक नवंबर में होती है और एक दिसंबर में होती है।
बराड़ जो है वो 1803 के दिसंबर में करता है संधि, ठीक है। सिंधिया जो है वो फरवरी 1804 में करती है। भरतपुर जो है 1818 में करती है। होलकर जो है 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ होता है होलकर, ठीक है। गर्भित रिजर्व की एक नई विदेश नीति जिसका उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक सीमाएं बनाना और प्रभाव क्षेत्रों की सुरक्षा करना था, जिसके द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो गर्भित रिजर्व शुरू किए थे लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किए थे। बेंजामिन डिज़रायली के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार के एक उम्मीदवार लिटन 1786 में भारत के वायसराय बने थे। उन्होंने गर्भित रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि वैज्ञानिक सीमाएं स्थापित करना और प्रभाव क्षेत्रों की सुरक्षा करना था, ठीक है। 30 की बात करें तो इसमें कह रहा भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के संबंध में सही कथन जो है वह ज्ञात करना है। पहली कह रहा है कि सूती कपड़ा मिल 1855 में मुंबई के कावसजी नानाभाई द्वारा स्थापित की गई थी और पहली जूट मिल 1853 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। बी में कह रहा है कि अधिकांश आधुनिक उद्योग विदेशी स्वामित्व वाले थे और भारतीय प्रबंध एजेंसियों द्वारा नियंत्रित थे। 20वीं शताब्दी में सूती वस्त्र और जूट उद्योग तथा 19वीं शताब्दी में चीनी सीमेंट आदि उद्योग भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग बनकर उभरे। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऋण संबंधी समस्याएं, टैरिफ संरक्षण और समान प्रतिस्पर्धा आदि। इसमें कह रहा है कि सही कथन हमको चुनना है, ठीक है, जो भारत में आधुनिक उद्योग आए हैं उसके संबंध में। तो इसमें डी कह रहा है कि सही कथन है, भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ा था, जैसे कि ऋण संबंधी समस्याएं। तो भारतीय उद्योग को ऋण आसानी से नहीं मिलती थी, ठीक है। टैरिफ यानी कि उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था। असमान प्रतिस्पर्धा, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा छूट थी और भारतीयों को वही चीज़ जो है वो अधिक कीमत में बेचने को मजबूर होना पड़ता था। तो पहला जो सूती मिल बनता है वो 1853 में बॉम्बे में कावसाजी नानाभाई द्वारा स्थापित की गई थी। पहली जूट मिल जो 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी, लेकिन अधिकांश आधुनिक उद्योग जो है वह विदेशी स्वामित्व वाले थे और ब्रिटिश प्रबंधन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित थे। 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र और जूट में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग और 20वीं शताब्दी में चीनी सीमेंट आदि उद्योग स्थापित हुए। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को कई जगह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऋण की समस्या, सरकार द्वारा कोई टैरिफ संरक्षण नहीं, विदेशी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश पूंजीवादी हितों से कड़ा विरोध, जिन्हें घर पर जो है वह मजबूत वित्तीय और तकनीकी बुनियादी ढांचे का समर्थन जो है वह प्राप्त होता था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित आर्थिक विश्लेषकों में से किस के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, पृथ्वी चंद्र रे, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, पृथ्वी चंद्र रे। तो दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वह रमेश चंद्र दत्त द्वारा जो है लिखी गई थी। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक जो है एक प्रतिभाशाली आर्थिक विश्लेषक रमेश चंद्र दत्त द्वारा जो है वह लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आलोचक या आर्थिक विश्लेषक नहीं है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम आर्य, महादेव गोविंद रानाडे, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है उनका उत्तर होगा। इन आर्थिक विश्लेषकों में सबसे प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शानदार विश्लेषण के बाद भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन में आर्थिक अपवाह, ठीक है, के सिद्धांत को सामने रखा। अन्य आर्थिक विश्लेषकों में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, भारत का आर्थिक इतिहास में इन्होंने लिखा है, और गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वी चंद्र रे शामिल थे, ठीक है। पृथ्वी चंद्र रे भी है, यहीं पर गलत हो गया था, इसी का टाइपिंग जो है गलत है। कह रहे कि भारतीय कवि कहते हैं कि राजा द्वारा लगाया गया कर सूर्य द्वारा सोखी गई नमी के समान है, जिसे वर्षा के रूप में धरती पर वापस भेजा जाता है, लेकिन भारतीय मिट्टी से उठाई गई नमी अब भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में उर्वरक वर्षा के रूप में गिरती है। यह कथन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है?
दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, सतीश चंद्र सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और डब्ल्यू बेंटिक। तो ये जो उत्तर है वो आर.सी. दत्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वो कहते हैं कि राजा द्वारा लगाया गया जो कर है वह सूर्य द्वारा सोख ली गई नमी के समान है, जिसे वर्षा के रूप में धरती पर वापस भेजा जाता है। लेकिन भारतीय मिट्टी से उठाई गई नमी अब कहाँ, तो भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में वर्षा के रूप में बरसती है। यह आर.सी. दत्त द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कह रहा है कि युग्म ज्ञात कीजिए। कलकत्ता मदरसा करक वारिंग हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। संस्कृत कॉलेज कह रहा है वेलेजली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा। तो इसमें कथन एक जो है वह सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी दोनों जो है वह गलत सुमेलित है। तो मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा जो है वह संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 में वेलेजली के द्वारा जो है कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए दी गई थी। तो इसमें प्रशिक्षण के लिए खोली गई थी। तो इसमें जो है वह जो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय के जो चलती थी, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, और ये 1802 में बंद कर दी गई थी। वुड्स डिस्पैच 1854 के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसने भारत सरकार से आम जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा, जिससे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का खंडन हो गया। इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा की सिफारिश की। इसमें महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो गलत कथन हमको इसमें से चुनना है। तो वुड्स डिस्पैच 1854 के संबंध में विचार करना है। ठीक, तो इसका केवल सी जो है वह कथन क्या है, गलत है। तो केवल दूसरा कथन जो है वह गलत है। तो इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा की सिफारिश की, तो ये गलत है। इसमें स्कूल स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम जो है वह भारतीय भाषाओं को तवज्जो दी गई और उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। इसने भारत सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा। इस प्रकार कम से कम कागज पर तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया था। इसने निर्धारित किया कि सरकारी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की। 36 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने थे? हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग और हार्टोंग समिति। तो इसमें से जो उत्तर होगा वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम होगा। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का जो है उसके द्वारा जो है उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए जो है मंजूर किए जाने थे। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सर थॉमस रेले इसका नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित ब्रिटिश शिक्षा आयोग को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। तो कहला है कि राधा कृष्णन आयोग, सार्जेंट शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, हार्टोग समिति, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 5, 4, 2, 1। हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882 में, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया था 1917-19 में, हार्टोग समिति आया था 1929 में, सार्जेंट शिक्षा आयोग आया था 1944 में, राधा कृष्णन आयोग जो था 1948-49 में आया था। ठीक है, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना 1937 का प्रस्ताव कह रहा है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो वर्धा बेसिक शिक्षा योजना 1937 का जो है महात्मा गांधी के जाकिर हुसैन के द्वारा जो है वो तैयार किया गया था। तो कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। वहां पारित प्रस्तावों के आलोक में जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। इस योजना के पीछे का जो मुख्य सिद्धांत है वह गतिविधि के माध्यम से सीखना था। ठीक है, लर्निंग बाय एक्टिविटी। यह साप्ताहिक हरिजन में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला में गांधी के विचारों से पर आधारित था।
गांधी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा ने शिक्षित लोगों और आम जनता के बीच खाई पैदा कर दी है और शिक्षित अभिजात वर्ग को भी अप्रभावी बना दिया है। ठीक है, तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी जो है ये था उसके योजना का मुख्य सिद्धांत। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिनियम स्वीकार्य आयु धीरे धीरे 1959 में से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। किस वर्ष कह रहा है कि 19 वर्ष कर दी गई? तो ये कर दी गई 1878 में। ठीक है, तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो है अधिकतम स्वीकार्य वर्ष कितना था? 23। 1859 में उसको घटा करके कितना कर दिया? 22 कर दिया गया 1860 में, और 21 वर्ष कर दिया गया 1866 में, तथा 19 वर्ष कर दिया गया 1878 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो अधिकतम स्वीकार्य उम्र था, आयु था, उसको कटौती कर दी गई थी, न्यूनतम आयु को। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो ये जो समिति थी वो एचिसन समिति थी। कौन सी समिति? एचिसन समिति। ठीक है, यह डफरिन द्वारा गठित जो है लोक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 ने अनुबंधित और अअनुबंधित शब्दों को हटाने, सिविल सेवा को इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज, इंग्लैंड में परीक्षा यानी कि प्रांतीय सिविल परीक्षा, या जिसको पीसीएस कहते हैं हम लोग, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, पीसीएस, भारत में इसका परीक्षा, और अधीनस्थ सिविल सेवा, उसका भी भारत में परीक्षा को वर्गीकृत करने तथा आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो 3 तरीके से की थी कि एक तो इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसकी परीक्षा कहाँ होगी? इंग्लैंड में होगी। ठीक है, दूसरा था कि प्रांतीय सिविल सर्विसेज, इसकी परीक्षा कहाँ होगी? इसकी परीक्षा होगी भारत में, और अधीनस्थ सिविल सेवा जो है उसकी भी परीक्षा होगी भारत में। ठीक है, और उम्र कितना बढ़ा करके? तो 23 वर्ष कर दिया गया था। किसके द्वारा गठित थी ये समिति? तो डफरिन के द्वारा गठित समिति थी ये। ठीक है, और समिति का नाम क्या था? तो एचिसन समिति नाम था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एसपी के कार्यालय को समाप्त कर दिया और कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया? तो ये कौन था? तो ये था बेंटिंक। तो बेंटिक जो है वह गवर्नर जनरल रहा था 1828 से 1835 तक। उसने एसपी के पद को समाप्त कर दिया था। अब कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को ही अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का नेतृत्व करना था और प्रत्येक डिवीजन में कमिश्नर को एसपी के रूप में कार्य करना था। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुलिस बल बुरी तरह से संगठित हो गया, जिससे कलेक्टर या मजिस्ट्रेट पर भारी बोझ पड़ गया था। किस वर्ष पुलिस आयोग ने प्रांतों में सीआईडी, आपराधिक जांच विभाग, ठीक है, और केंद्र में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये 1902 में की गई थी। तो 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग जो है वह प्रांतों में सीआईडी और केंद्र में एक केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी। न्यायपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था? तो सिविल विवादों के निपटारे के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गई, जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट अदालतें स्थापित की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 1 और 3 जो है उसका उत्तर, ठीक है, सही है। डी उत्तर सही है, 1 और 3, ठीक है। न्यायपालिका में सुधार जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा क्या क्या किया गया था? तो सिविल विवादों के निपटारे के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गई थी, ठीक है। कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो 1886 से 93 तक रहा था कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल। उनके द्वारा जो है जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए। जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है सिविल विवादों की सुनवाई के लिए जिलों में जिला दीवानी अदालतें स्थापित की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। निम्नलिखित में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। सिविल प्रक्रिया संहिता, तो सिविल प्रक्रिया संहिता कह रहा कब आया था? भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता तो 1800
भारतीय दंड संहिता 1860 में आया था, सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 में आया था और दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो 1861 में आया था। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, और भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड, और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC जिसको कहते हैं। तो CRPC 1861 में आया था, भारतीय दंड संहिता जिसको IPC कहते हैं, IPC 1860 में आया था, और सिविल प्रक्रिया संहिता जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो 1859 में आया था। ठीक है, हालांकि नए कानूनों द्वारा जो है इन सबको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है नया आ गया है जिसमें जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इसमें लाया गया है। 3 नए कानून लाए गए हैं और इसको समाप्त कर दिया गया है। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, जिसे बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच भूमि के उगाहे जाने वाले राजस्व को तय करने के लिए एक समझौता था। इसे इस्तेमारी, ठीक है, या जागीरदारी या मालगुजारी या विश्वेदारी आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसने जमींदारों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दे दी थी, और इससे क्या हुआ था कि जमींदारों को वंशानुगत जो उत्तराधिकारी था उसको वैध उत्तराधिकारियों के रूप में भी मान्यता दी गई कि वंश जमींदार ऑलवेज भी जमींदार। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के माध्यम से भारत से इंग्लैंड में धन के निष्कासन पर ध्यान केंद्रित किया था। ड्रेन थ्योरी, ठीक है, को नौरोजी को जिम्मेदार ठहराए जाने के कारणों में से एक भारत के राष्ट्रीय शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने का निर्णय था। ठीक है, तो उनके द्वारा प्रतिपादित एक थ्योरी था जिसको ड्रेन थ्योरी करते हैं, यानी कि जो भारत का धन था वो अंग्रेज क्या होता था, उगा करके ले जा करके और इंग्लैंड में ले जाया जाता था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कुछ ऐसे कारक बताए जो बाहरी धन निकासी कारण बने थे, जैसे कि भारत में बाहरी शासन और प्रशासन। ठीक है, तो भारत में शासन और प्रशासन करने के लिए बाहर से लोग आते थे, उनकी जो सैलरी होती थी वो यहीं से बियर होती थी, खर्च जो है भारत को ही करना पड़ता था, उसका खर्च वहन करना पड़ता था। ब्रिटेन के सभी नागरिक, प्रशासन और सेना के खर्चों का भुगतान भारत द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक हिस्सा इंग्लैंड को हस्तांतरित किया गया था, जिसके लिए भारत को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह क्षेत्र निर्माण का बोझ उठा रहा था। ठीक है, वो सब भारत ही उठा रहा था कि जितना भी खर्च हो रहा था ना, ये सारे खर्चे कहाँ से जा रहे थे? तो भारत से जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कह रहा है चुनने के लिए। तो अधीनता की स्थिति से समानता 1740-1765 के बीच में कर रहा है। रिंग फेंस की नीति 65 से 1813। अधीनस्थ अलगाव की नीति 1813 से 57। अधीनस्थ संघ की नीति 57 से 35। समान संघ की नीति 35 से 47। ठीक है, तो इसमें से कौन सा युग्म सही है उसको चुनना है। चल, तो इसका उत्तर जो है वो 5 होगा, सभी के सभी जो है वह सही है। ठीक है, जो अधीनता की स्थिति से समानता के लिए कंपनी का संघर्ष है वो 1740 से 1765 के बीच में है। ठीक है, रिंग फेंस की जो नीति लाई थी, पॉलिसी लाई गई थी, वो 1765 से 1813 के बीच में चली थी वो। ठीक है, अधीनस्थ अलगाव की नीति जो थी वह 1813 से 1857 तक चली थी, और अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1857 से 1935 तक चली थी। समान संघ की नीति जो है 1935 से 47 तक चली थी। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी ने वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी तथा राजस्व पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो ये कब कर लिया था? तो ये 1765 में कर लिया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में विचार करना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरीय बना दिया गया था। जमींदारों को अपनी राजस्व राशि निर्धारित तिथि पर चुकानी होती थी, भले ही किसी कारणवश फसल खराब हो गई हो
अन्यथा उनकी जमींदारी बेच दी जाती थी। ठीक है, तो उपरोक्त में से कह रहे कौन सा कथन जो है वह गलत है, गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को अपनी राजस्व राशि निर्धारित तिथि पर चुकानी होती थी, भले ही किसी कारणवश फसल खराब हो गई हो, अन्यथा उसकी जमींदारी बेच दी जाती थी। दूसरा कथन कह रहे हैं कि स्वामित्व का अधिकार क्या था, वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। पहला कथन कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जब बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, सभी कथन क्या है इसमें सही है, गलत कथन चुनना है, कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों के तीनों ही कथन इसमें क्या है सही। ठीक है, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया था। दूसरी ओर देखें तो कृषकों की केवल किराएदारों की स्थिति में ला दिया गया था, वो केवल किराएदार ही रह गए थे। ठीक है, उन्हें मिट्टी और अन्य प्रथागत जो अधिकारों से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। जमींदारों को किसानों से प्राप्त ब्याज का 10/11 हिस्सा जो है राज्य को देना होता था, केवल 1/11 हिस्सा अपने लिए रखना होता था। जमींदार को अपनी आय का भुगतान निर्धारित तिथि पर करना था, भले ही किसी कारण से फसल खराब हो गई हो, अन्यथा उसकी ज़मीनें बेच दी जाती थी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व नीति का मसौदा किसने तैयार किया था, तो ये मसौदा तैयार किया था कितने, जॉन शोर ने। ठीक है, जॉन शोर जिसने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई और बाद में कॉर्नवालिस ने इस बंदोबस्त को बंगाल बिहार और उड़ीसा में लागू कर दिया गया था। रैयतवारी बंदोबस्त के संबंध में कह रहा है विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि कृषक को भूमि के अपने हिस्से का स्वामी माना जाता था, बशर्ते कि उसे भू राजस्व का भुगतान करना होता था। ठीक है, इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के हिस्सों में लागू किया गया था। रैयतवारी प्रणाली के तहत बंदोबस्त को अस्थायी नहीं माना गया था। ठीक है, नहीं बनाया गया था। इसे 20 से 30 वर्षों के बाद समय समय पर संशोधित किया जाता था। ठीक है, तो इसका जो कथन होगा वह चारों के चारों ही कथन क्या हैं, सही हैं, 1, 2, 3 और 4 सही हैं। कृषक को भूमि के अपने हिस्से का स्वामी बना दिया गया था और उसको राजस्व चुकाने होते थे। ठीक है, ये रैयतवारी प्रथा जो है वो किधर लागू की गई थी, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था के तहत जो है बंदोबस्त को अस्थायी नहीं बनाया गया था। ठीक है, हर 20 वर्ष पे उसकी क्या कहती निरीक्षण होती थी और पुनर्योजित किया जाता था। ठीक है, मतलब फिर से उसको बनाया जाता था कि अब टैक्स कम होगा कि ज़्यादा होगा और किसको दिया गया है। किसने कहा कि भारत में रैयतवारी व्यवस्था हमेशा से प्रचलित रही है। ठीक है, ये कहा था कौन, मुनरो ने कहा था कि भारत में रैयतवारी व्यवस्था हमेशा से प्रचलित रही है। ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था को मुनरो और रीड ने 1820 में मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में लागू किया था। गंगा घाटी उत्तर पश्चिमी प्रांतों मध्य भारत में के कुछ हिस्सों पंजाब में शुरू की गई जमींदारी प्रथा का संशोधित संस्करण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको महलवारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा घाटी उत्तर पश्चिमी प्रांत मध्य भारत के कुछ हिस्सों पंजाब में प्रचलित जमींदारी प्रथा का संशोधित संस्करण जो है वह महलवारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसको 1822 में मैकेंजी के द्वारा जो है वह पेश किया गया था। महलवारी प्रणाली में भू राजस्व कितना था, तो महलवारी प्रणाली में जो भू राजस्व है समय समय पर संशोधित किया जाता था। ठीक है, रैयतवारी में भी और महलवारी में। निश्चित किस में था, तो निश्चित था इसमें जमींदारी प्रथा में। ठीक है, तो राजस्व का निपटान गांव यानी कि महाल द्वारा किया जाता था, जिसमें राजस्व वसूलने को जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सामूहिक रूप से दी गई थी। अगर कोई गांव वो नहीं चुका पाता था तो उस गांव को महाल बदल दिया जाता था, किसी और को दे दिया जाता था। किसने एक दारोगा जो एक भारतीय था के नेतृत्व में मंडल या थानों की प्रणाली स्थापित की। ठीक है, तो कॉर्नवालिस जो है वो स्थापित करता था। कॉर्नवालिस ने एक मंडल या थाना प्रणाली की स्थापना की, जिसका प्रमुख एक दरोगा होता था। ठीक है, जो एक भारतीय होता था। एक विनम्र शुरुआत में की गई थी, जब चार्टर अधिनियम के विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया था।
तो कितने ईस्वी में की गई थी? तो 1813 में की गई थी। 1813 में एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, जब क्या हुआ था, चार्टर एक्ट में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया था। ठीक है, इस एक्ट ने कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का निर्देश दिया, लेकिन यह छोटी सी राशि भी कंपनी के अधिकारियों द्वारा 1823 तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात कह रहा है कि नवीन राज्यों के उदय के संबंध में बात करनी है। ठीक है, मिलान करनी है। तो उत्तराधिकार वाले राज्य कौन थे? मराठा उत्तराधिकार वाले राज्य थे। स्वतंत्र राज्य कौन थे? अवध। नवीन राज्य कह रहा है कि मैसूर थे। तो तीनों ही कथन सही है। तो ये होगा 2, 3, 1। ठीक है, 2, 2, 3, 1। तो इसका उत्तर सी है, 2, 3, 1। यानी कि उत्तराधिकार वाले राज्य कौन थे? तो ये अवध थे, उत्तराधिकार वाले राज्य। मतलब एक राजा के मरने के बाद जो है उसका पुत्र जो है वह राजा होता था। स्वतंत्र राज्य कौन था? तो स्वतंत्र राज्य जो है वो कौन था? मैसूर था। ठीक है, और नवीन राज्य कौन था? तो वो मराठा था। मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उदय होने वाले राज्यों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे उत्तराधिकार वाले राज्य, ये राज्य ऐसे मुगल प्रांत थे जो साम्राज्य से अलग होने के पश्चात स्वतंत्र राज्यों में बदल गए थे। ठीक है, जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब स्वतंत्र राज्य हो गया था जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो स्वतंत्र राज्य ऐसे क्षेत्र जहां मुगल प्रभाव नाममात्र का था और बहुत सीमित स्तर पर उन्होंने मुगल सत्ता स्वीकार की थी, जैसे कि मैसूर और राजपूत राज्य। नवीन राज्य उसको कहते हैं जो नया राज्य बना था, मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले के द्वारा इन राज्यों को स्थापित किया गया था, जैसे मराठा, सिख और जाट। मुगल पतन के पश्चात नवीन राज्यों के उदय के कारणों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो जागीरदारी संकट, जमींदारों की निष्ठा में परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीतिक मंशा। तो जागीरदारी संकट जो है, मुगल पतन के पश्चात नवीन राज्यों के उदय के कारणों में क्या क्या थे? तो नवीन राज्य क्यों आए थे? तो जागीरदारी संकट, जमींदारों की निष्ठा में परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीतिक मंशा। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही कथन क्या है? सही है। जागीरदारी संकट भी था, यानी कि प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाने वाले कुलीनों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुरूप मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। ठीक है, जमींदारों की निष्ठा में परिवर्तन हो गए थे, नए विद्रोही वर्ग का क्या हुआ था? समर्थन हो रहा था और उत्पन्न हो रहा था। आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी थी, मनसबों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, वेतन कम हो गई थी। क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीतिक मंशा का उदय हुआ था, जैसे कि मराठा, राजपूत, जाट, ये सब क्या हो रहा था? क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आने लगी थी। मिलान करना कह रहा है चिनकलीज खां वह कहाँ का नवाब था? मुर्शिद कुली खां और सआदत खां। तो चिनकलीज खां कहाँ था? बंगाल का नवाब था, हैदराबाद का। ठीक है, चिनकलीज खां हैदराबाद, मुर्शिद कुली खां बंगाल का, सआदत खां जो है वह अवध का। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कह रहा है कि कहाँ से स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी जो है वह ए में कह रहा है ढाका से कलकत्ता कर लिया था, बी में कह रहा है कि मुर्शिदाबाद से ढाका कर लिया था, सी में कह रहा है कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद, और डी में कह रहा है ढाका से मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खां ने जो है अपनी राजधानी जो है वह कहाँ से कहाँ कर लिया था? तो ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया था। ठीक है, 61 नंबर में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अलीवर्दी खान ने किस वर्ष गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित किया था? ठीक है, अलीवर्दी खान ने किस वर्ष गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को पराजित किया था? तो ये 1740 में हुआ था। देखिए, गिरिया बिहार के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है जो राजमहल के निकट स्थित है। इस स्थान पर 2 इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। यहाँ पर पहला युद्ध 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान और उसके प्रतिद्वंदी सरफराज खान के बीच हुआ था। 1740 ईस्वी में राजमहल के निकट गिरिया की लड़ाई में सरफराज खान मारा गया और बंगाल के नवाब की मसनद गद्दी पर अलीवर्दी खान काबिज हो गया। बंगाल के नवाबों का शासनकाल सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां, सरफराज खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला।
तो देखिए मुर्शिद कुली खां था 1700 से 1727 ईस्वी के बीच में रहा था। शुजाउद्दीन जो है वो 27 से 1739 के बीच में रहा था। सरफराज खां 1739 से 40 में रहा था। अलीवर्दी खां जो है 40 से 56 के बीच में। सिराजुद्दौला जो है 56 से 57 के बीच में रहा था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब में ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ की थी? इजारा व्यवस्था कह रहे हैं बंगाल के कौन से नवाब जो है प्रस्तुत किए थे? तो वो कौन थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जो है जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था को कहते हैं ठेके पर जो भू राजस्व वसूल करना का व्यवस्था थी उसको प्रारंभ की थी। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की? बंगाल के किस नवाब ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि हासिल की? तो ये किसने किया था? ये किया था सरफराज खान। ठीक है। शुजाउद्दीन खान के पश्चात उसका बेटा जो है वह सरफराज खान बंगाल का नवाब बना था और इसने आदम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। ए और आर पर विचार करने के लिए सही उत्तर चुनना है। ए में कह रहा है कि 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो कह रहे 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। और रीजन कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने अपनी कलकत्ता तथा चंद्रनगर की किलाबंदी नहीं गिराई। तो कह रहा है कौन से कथन इसमें सही है? तो देखिए इसमें दोनों ही कथन ठीक है। कथन ए जो है वह सही है और आर जो है क्या है? गलत है। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था और उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने गोदामों को ध्रुवीकृत करना प्रारंभ कर दिया था, मतलब किले बनाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी जो है वह प्रारंभ कर दी थी। नवाब जो है के मना करने पर भी फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय ने उसकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। ब्लैक होल की घटना किस तिथि को हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना हुई थी कब? तो ये हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी जे.जेड. हॉलवेल द्वारा जो है बताया गया कि नवाब ने 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन हॉलवेल सहित 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? तो ये किया था 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे उसको किसको मिल गया? वो सारे के सारे शाह आलम को मिल गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ये मोहम्मद रजा खान ही था जिसको इलाहाबाद की संधि के पश्चात कंपनी ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी का युद्ध। देखते हैं। देखिए अंबर का युद्ध लड़ा गया था अगस्त 1749 में। ठीक है। इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी की संयुक्त सेना जो है वह बेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी।
ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था जून 1757 में, तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था जनवरी 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। बक्सर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1764 में, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था ये युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर, ठीक है, के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ा था। वांडीवास का युद्ध कह रहा फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। जालियांवाला युद्ध जो है वो बैटल ऑफ चिलियांवाला डलहौजी के विरुद्ध मराठे ने लड़ा था। खुर्दा का युद्ध जो है कह रहा है कि निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। देखिए, तो वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, केवल यही सही है, बाकी गलत है। तो बक्सर का युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो एक तरफ कौन था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम था उस समय के, और मीर कासिम की सेना थी। तो ये तीनों सेना और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कह रहा है कि 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है। चिलियांवाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ था, इसका कोई भी निर्णय नहीं हुआ था। इस युद्ध के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? डलहौजी था। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। खुर्दा युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई थी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी? तो ये कौन किया था? तो मीर जाफर कासिम ने किया था। मीर कासिम अपनी राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। वह अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है वो दूर से रहने के लिए मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था। सत्रह ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। ठीक है। तो वहाँ पर्वतों में जो पाए जाने वाले चूना पत्थर का व्यापार के कारण अंग्रेज अधिकारी खासी जनजाति के संपर्क में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को चयन करें। कह रहा है कि अलीनगर की संधि नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में हुई थी। अंग्रेजों ने 1757 में कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से चंद्रनगर छीन लिया था। तो डी जो है इसमें गलत कथन है। अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से चंद्रनगर छीन लिया था, ये गलत कथन है। ठीक है। क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 जनवरी 1757 को क्लाइव ने अलीनगर की संधि कर ली। 13 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना था। ठीक है, इसलिए डी गलत है। 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की थी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बना। पहला जो बना था वो 1757-60 में बना था, दूसरा बना था 1763-65 में, और बक्सर का युद्ध 1764 के समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में
ठीक है, मिलान करना। तो लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। तो लाहौर में जो है 1799 युद्ध होता है, मुल्तान जो है वह 1818, कश्मीर जो है 1834 और पेशावर जो है 1819 में वो क्या करता है, उस पर अधिकार करता है। ठीक है, तो लाहौर पर कब, 1799 में, मुल्तान पर 1818 में, कश्मीर पर 1834 में और पेशावर पर 1819 में। महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि किस तिथि को हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसके परिणाम स्वरूप सतलुज नदी के पूर्व रंजीत सिंह अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे, परंतु पश्चिम दिशा में प्रसार करने की छूट दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनकी मृत्यु लंदन में हुई। चिलियावाला युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। पंजाब पर शासन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय परिषद में अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले को सदस्य नियुक्त किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, वो गलत है। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। बाकी के सभी सब कथन जो है वो सत्य है। सिख साम्राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनकी मृत्यु अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हुई, परंतु अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। जालंधर के निराश गवर्नर अदीना बेग खान ने उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह चाहर महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व भुगतान न करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहते थे। वह दिल्ली की सीमा तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय किसको, तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण अहमद शाह अब्दाली की मराठों से मुकाबला करने की इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। मराठों का नेतृत्व सदाशिव भाव ने किया था और मराठों की इसमें बुरी तरह से हार हुई थी। निम्नलिखित को उसके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल है 1713 से 20 तक था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 20 तक था। तो ये 1713 से 20 तक था। शाहू बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 1720 से 40 तक था। ठीक है, तो बाजीराव का 1720 से 40 था। ठीक है, बालाजी बाजीराव 1740 से 61 और माधवराव 61 से 72 रहे थे। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 और 1761 से 72 तक रहे थे माधवराव। ठीक है, बाजीराव प्रथम सबसे पहले पेशवाओं में से थे और उन्होंने भोपाल के पास निजामुल मुल्क को हराने के बाद दोराहा सराय की संधि की थी। ठीक है,
छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से मिलान करना है। तो चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण और मुगलों के साथ संघर्ष की शुरुआत, सूरत पर हमला और लूट। तो देखिए, अफजल खान का प्रकरण हुआ था 1659 ईस्वी में। मुगल से संघर्ष की शुरुआत हुई थी 1657 ईस्वी में। चाकन के किले पर विजय हुआ था 1648 में और सूरत पर आक्रमण और लूट हुआ था 1664 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1627 में शिवनेरी किले में जन्मे थे। शिवाजी को 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली। अफजल खान को आदिल शाह यानी कि बीजापुर के शासक था आदिल शाह ने शिवाजी को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। अफजल खान को 1669 में शिवाजी ने मार दिया था। ठीक है। तो कौन सा कथन चुनना है? सही कथन चुनना है। तो इसमें जो सही है 1, 2 और 3 क्या है? इसमें सही कथन है। 4 जो है वह गलत है। अफजल खान को 1669 में नहीं 1659 में शिवाजी ने मार डाला था। ठीक है। शिवाजी के पिता, माता और धर्मगुरु क्रम से कौन थे? शाहजी भोसले, जीजाबाई और रामदेव थे। धर्मगुरु कौन थे? रामदेव थे। जीजाबाई जो है उनकी माता थी और शाहजी भोसले जो है उनके पिता थे। शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। ठीक है। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि जय सिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरने में सफलता प्राप्त की। और तीसरा कह रहा है परिणाम स्वरूप जो है 1675 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो केवल 3 जो है इसमें क्या है? गलत कथन है। ठीक है। तो पुरंदर की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1675 में नहीं 1665 में हुआ था। ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को कुछ जिले सौंपे और आगरा के मुगल दरबार का दौरा भी किया था। 1674 में शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि हासिल की थी। ठीक है। शिवाजी ने अपने क्षेत्र को शासन में विभाजित कर दिया था, जिसमें स्वराज था, राज्य था, प्रांत था, ठीक है, और ग्राम था। शिवाजी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर अहमदनगर के सुधारों पर आधारित थे। भूमि राजस्व का आकलन माप पर आधारित था और मलिक अंबर की कोठी को माप के इकाई के रूप में अपनाया गया था। तो ये कथन सही है। ठीक है। ये भी सही है। भूमि राजस्व सकल उपज का 1/3 शुरू में तय किया गया था, लेकिन बाद में सुधारों के बाद इसे सकल उत्पाद का कितना कर दिया गया था? 2/5 हिस्सा तक बढ़ा दिया था। कितने कथन सही हैं? तो तीनों ही कथन इसके क्या है? सही। ठीक है। चलिए मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चौथ भूमि राजस्व का 1/4 हिस्सा था जो मराठों को अब तक दिया जाता था, क्योंकि वह मराठा छापों के अधीन नहीं था। ठीक है। तो ये कथन क्या है? सही है। सरदेशमुखी महाराष्ट्र की उन भूमियों पर 1/10 का अतिरिक्त कर लगाया गया था जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। ठीक है। जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं थी। तो गलत कथन चुनना है। तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। दोनों ही कथन क्या है? सही था। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ की उपाधि सेनाकर्ता, ठीक है, सेनाकर्ता जो है उनकी उपाधि थी, यानी कि सेना का निर्माता है। शिवाजी के बाद मराठा राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें। तो कह रहा है कि संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू। तो शिवाजी के बाद जो है वो आए थे संभाजी। संभाजी जो है 1680 से 89 के बीच में रहे थे। राजाराम जो है वह 89 से 1700 के बीच में रहे थे। ताराबाई जो है 1700 से 1707 के बीच में, और शाहू महाराज जो है वह 7 से 49 के बीच में रहे थे। ठीक है। सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो कहला होलकर, होलकर कहाँ से संबंधित था? पवार, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है। तो भोसले नागपुर से संबंधित था। होलकर कहाँ से संबंधित था? तो होलकर इंदौर से संबंधित था। ठीक है। गायकवाड़ जो है वह बड़ौदा से संबंधित था। अब पवार जो है वह धार से संबंधित था। ठीक है। सिंधिया जो है वह ग्वालियर, होलकर जो है वह इंदौर, पवार जो है धार, पेशवा जो है वह पूना, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। ठीक।
एंग्लो मराठा युद्ध के संबंध में कह रहा है कि विचार करना है और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कह रहा है कब हुआ था, 1775-82 के बीच यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803-6 के बीच में कह रहा है ये। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध कह रहा है 1817-18 में हुआ था। ठीक है, तो कितने कथन सही सुमेलित हैं, तो सभी के सभी तीनों कथन जो है वह सही सुमेलित है इसमें। ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775-82 के बीच में था। इसमें कौन कौन से, तो पेशवा पद के लिए युद्ध हुआ था। रघुनाथ राव के पक्ष में अंग्रेज हिस्टिंग्स साथ आए थे और मराठों के साथ जो है संघर्ष में आ गए थे। पराजित होने पर अंग्रेजों को वरगांव यानी कि 1789 के अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803-6 में बीच हुआ था। मराठा पेशवा ने बेसिन की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है वो 1817-18 में हुआ था। वो मराठा को इसमें निर्णायक हार हो गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है, तो इसमें से कौन से सही कथन है उसको हमको चुनना है। तो केवल 3 जो है इसमें सही कथन है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, केवल यही एक सही कथन है। बाकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी, ये चतुर्थ था। ठीक है, तृतीय में तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और युद्ध बराम संपन्न हुआ था। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, पलासी का युद्ध 1757 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। 1790-92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा कह रहा है कि सही नहीं है। अली मर्दान खान लिखा, अलीवर्दी खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने का स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगेरी मंदिर में देवी शारदा के मूर्ति की निर्माण के लिए धन दिया था। ठीक है, तो कौन सा कह रहा है कि इसमें सही नहीं है, तो पहला जो है इसमें सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व के प्रारंभ की थी, ये सही नहीं है। ठीक है, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय जो है अली मर्दान खान को नहीं बल्कि किसको जाता है, तो मुर्शिद कुली खान को जाता है। ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद कह रहा है कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह कथन किसका है। ठीक है, तो पलासी के युद्ध का जो यह कथन है वह कथन है नवीन चंद्र सेन का कथन है। ये बंगाल के कवि जो है नवीन चंद्र सेन पलासी के युद्ध के संबंध में ऐसा कहा, वे क्षत्रिय राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। महाराज चंद, पलासी के युद्ध ने भारत का स्वरूप बदल दिया। महाराज चंद जो कवि थे उन्होंने कहा कि पलासी के युद्ध ने भारत का स्वरूप बदल दिया। सर जादूनाथ सरकार, आज से मध्यकालीन युग की समाप्ति तथा आधुनिक युग की शुरुआत हुई। एडमिरल वाटसन, यह युद्ध केवल कंपनी का विजय मात्र नहीं अपितु ब्रिटिश राष्ट्र की असाधारण जीत थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध टीपू सुल्तान ने किया। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ठीक है, इसमें से हमको क्या चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। तो पहला जो है वह असत्य कथन है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध टीपू सुल्तान ने किया, यह सत्य है। ऐसा माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव का जो है वह सफल नेतृत्व देखते हुए उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी, तो गुरु अर्जुन दास को। ठीक है, गुरु अर्जुन दास को जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था।
ये किसके समर्थक थे? तो खुसरो के समर्थन देने के कारण जो है जहांगीर जो है 1606 ईस्वी में अर्जुन दास को फांसी दे दिए थे। ठीक है। किसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अवध का विलय ब्रिटिश शासन में किया गया था? ये किसकी रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट थी ऑट्रम की। ठीक है। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में ऑट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। 1665 ईस्वी के पुरंदर की संधि में कौन कौन शामिल थे? ताराबाई तथा औरंगजेब, ताराबाई तथा जयसिंह, शिवाजी तथा औरंगजेब, शिवाजी तथा जयसिंह। ठीक है। तो ये कौन थे? शिवाजी और जयसिंह शामिल थे। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी और इसमें मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम जो है इनके बीच हुआ था। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 36 में से 23 किले जयसिंह को सौंपना पड़ा था। 1843 में सिंध क्षेत्र का अधिग्रहण अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो इस अभियान का नेतृत्व किया था चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। लॉर्ड एलनब्रो जो है इस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और अभियान का जो नेतृत्व था वह चार्ल्स नेपियर ने किया था और एलनब्रो कौन था? गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अवध के साथ पहली बार सहायक संधि किस वर्ष हुई थी? तो अवध के साथ पहली बार जो सहायक संधि हुई थी वो 1801 में हुई थी। अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सेना के बदले नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का इलाका, गंगा यमुना का दोआ भी शामिल थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय गुरु गोविंद सिंह का ओहदा कितना जात और कितना सवार वाले सामंत का था? ठीक है। तो ये था 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत पर था। ठीक है। तो औरंगजेब के मरने के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उनका ओहदा जो है वह 5000 जात और 5000 सवार वाले सामंत का था। वे बहादुर शाह के साथ दक्कन गए, जहां उन्हें एक पठान नौकर ने विश्वासघात कर मार डाला था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय जो है वो मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, माफ कीजिएगा, आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध 1757, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 के बीच में था। तो कौन हुआ? आलमगीर द्वितीय हुए। ठीक है। अंतिम प्रश्न है ये, कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है? तो कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है मीर जाफर को। ठीक है। तो प्लासी की सफलता के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर जवाब दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। ठीक है। चलिए, तो ये कथन जो है, ये सेशन हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा 1857 की क्रांति होगा, रिवॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को करने से पहले एक बार 1857 की क्रांति को रिवाइज कर लेंगे और फिर उसको करेंगे। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद।